नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आखिरी फैसला। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर उदासी ही उदासी दिख रही थी। कैलाशनाथ जी भी उदास भाव से घर के एक कोने में बैठे हुए थे। आज सुबह ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके वापस आए थे। तब से घर में हर कोई चुपचाप बैठा हुआ था। शाम तक दूर के सारे रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। बाकी बचे रिश्तेदार आगे का कार्यक्रम करने के लिए बैठकर आपस में विचार करने लगे कि तभी अचानक से उनका बड़ा बेटा अमर बोला, आप सब देख लो, जैसे भी करना है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मेरी कल शाम की फ्लाइट है। मुझे वापस जाना है क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बंद पड़ा है और वैसे भी जो होना था वह तो हो गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ वापस तो नहीं आ जाएंगी। कैलाशनाथ जी के बड़े बेटे की इन बातों को सुनकर वहां आए सभी रिश्तेदार और पड़ोसी हैरत में पड़ गए। कैलाशनाथ जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अमर और छोटा बेटा अजय। अजय ने तो पहले ही फोन करके अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया था, जबकि बड़ा बेटा अमर जैसे तैसे आया तो, लेकिन उसने भी ऐसी बातें कही कि कैलाशनाथ जी का कलेजा छलनी हो गया। अपनी ही औलाद के इतने रूखे व्यवहार से आज वह अंदर तक टूट चुके थे। लेकिन पिता पर क्या बीतेगी इस बात से अमर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे अमर वापस विदेश लौट गया। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। अब घर पर केवल कैलाशनाथ जी और उनका नौकर श्यामू ही रह गए थे। दुख और परेशानी से घिरे कैलाशनाथ जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए अपनी पत्नी की लिखी हुई पुरानी चिट्ठियां देख रहे थे। चिट्ठियों को पढ़ने के बाद वह डायरी में कुछ अपनी पत्नी की यादें लिखने लगे। डायरी लिखते लिखते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उस डायरी में लिखने लगे, बबीता, तुम्हारे चले जाने के बाद से मैं कितना अकेला हो चुका हूँ। शायद यह तुम नहीं समझ सकती। तुम क्या गई, मेरी दुनिया ही सूनी हो गई। यह घर, यह बगीचा और इस घर की सारी वस्तुएं वीरान हो गई। मानो मैं एक जिंदा लाश बन के रह गया। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है, जहाँ बेटों के पास भी अपने बूढ़े पिता के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करने का भी समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमने अपने आप को समझा लिया था। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते कैलाशनाथ जी फुट फुट कर रोने लगे। अपने जिंदगी से पूरी तरह से थक चुके थे। आंखों में आंसू लिए हुए कैलाशनाथ जी कांपते हाथों से डायरी लिखते जा रहे थे और फिर अपने जीवन के पिछले सफर के बारे में सोचने लग जाते हैं। बबीता, कितने खुश थे हम दोनों जब हमारा बड़ा बेटा अमर पहली बार विदेश जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। अमर की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए हमें उसे विदेश भेजना पड़ा था, लेकिन तुम उसे जाने नहीं दे रही थी। और एक दिन अब विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वहीं पर वह डॉक्टर बन गया और हमेशा के लिए वहां रहने लगा। 2 साल बाद अमर जब वापस अपने देश आया तो शादी करके अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। अमर का विदेश में होने की वजह से उसका छोटा भाई अजय को भी वहां जाने का शौक उठा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके विदेश चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपने परिवार और नौकरी में व्यस्त हो गए थे। बूढ़े माँ बाप यहाँ कैसे रहेंगे, किसी को ख्याल नहीं आया। अब घर में केवल कैलाशनाथ जी और उनकी पत्नी बबीता रह गए थे। वह किसी तरह से अपना जीवन बिता रहे थे। आराम और सहारे की तलाश करते करते कैलाशनाथ जी और बबीता जी को ऐसा लगने लगा कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी।
एक दिन बबीता जी रात को सोई हुई थी और फिर अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए सो गई। पत्नी के चले जाने के बाद अब कैलाशनाथ जी पूरी तरह से अकेले हो गए। न केवल अकेले बल्कि पूरी तरह से दुख में डूब गए थे। हालांकि दोनों बेटों की उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया, पिताजी हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके बड़ा बेटा अमर अंतिम संस्कार करने के लिए आया और छोटा बेटा अजय अपनी मां की अंतिम संस्कार में नहीं आया। दिन बीतते गए और एक दिन अपने अकेलेपन से तंग आकर कैलाशनाथ जी ने अपने बेटों को वापस भारत आने को कहा। बेटा, तुम जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ भी नहीं है। अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है। तुम्हारी माँ के बिना एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। मेरी बाकी बची हुई जिंदगी मैं अब तुम लोगों के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। इसलिए तुम लोग वापस अपने देश आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत है। कैलाशनाथ जी रोते हुए बोले, लेकिन बेटों ने साफ साफ मना कर दिया। पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है और वहाँ अब रहा भी नहीं जाएगा। यहाँ के जैसे मौज मस्ती करना वहाँ नहीं मिलेगा। बेटों का जवाब सुनकर कैलाशनाथ जी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशों के चाल ढाल में रंग चुके हैं। उनमें विवेक कम और झूठी प्रशंसा के भाव अधिक आ चुके थे। अपने बेटों की दलीलें सुनकर कैलाशनाथ जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए नहीं कहा। अब चुप्पी साध लेना ही उन्हें उचित लग रहा था। बेटे कभी फोन करते तो हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी निभाकर फोन रख देते थे। अब तो धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देनी बंद हो गई थी। जब भी कैलाशनाथ जी उन्हें फोन करते तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। कैलाशनाथ जी हालत से समझौता करके वह मन मार कर जीने लगे थे। एक दिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी उनके पास आकर बैठे हुए थे, जो उनके बचपन के दोस्त थे और हालचाल पूछ रहे थे। तभी अचानक से उनका छोटा बेटा अजय बिना अपने आने की जानकारी दिए घर आ गया। बरसों बाद अपने बेटे का मुंह देख कर बच्चों के साथ को तरसते कैलाशनाथ जी का सारा गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा? कैलाशनाथ जी ने भरी आंखों से अपने बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी मुझे आपकी चिंता सता रही थी कि आप अकेले यहाँ कैसे रहते होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता कि कुछ दिन यहाँ आकर आपके पास रह सकूँ। आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए सोचा क्यों ना आपको अपने साथ लेकर चलें। अब मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए, बेटे ने कहा तो कैलाशनाथ जी बहुत खुश हो गए। तभी अजय बोला, पिताजी अब आप मेरे साथ चल ही रहे हैं तो यह मकान और दुकान बेच देते हैं, वैसे भी अब यहाँ रह ही क्या जाएगा। कैलाशनाथ जी के घनिष्ठ मित्र शर्मा जी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, यह सब बातें सुनकर कैलाशनाथ जी को सलाह देते हुए कहने लगे, कैलाशनाथ, इतने जल्दी में दुकान और मकान बेचने से तुम्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। तुम बेफिक्र होकर अपने बच्चों के साथ जाओ। जब कोई खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह बात कैलाशनाथ जी को सही लगा। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे बेचने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। इसलिए अपने मित्र की बात मानते हुए अब उसने अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर श्यामू के हवाले छोड़कर कैलाशनाथ जी एक दिन विदेश जाने के लिए निकल पड़ते हैं। विदेशों की सुंदरता के बारे में उन्होंने अब तक केवल किताबों में ही पढ़ा था।
विदेश जाकर वहाँ की चमक धमक देखकर वह हैरान थे और अपने परिवार का साथ पाकर बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अपने पिता को विदेश लेकर आने के पीछे बेटे का प्यार नहीं बल्कि उसका स्वार्थ था। साथ रहते रहते कुछ ही दिनों में उन्हें अपने बेटों की करतूतों के बारे में पता लगने लगा। अब तो विदेश में रहते हुए उन्हें 1 साल होने को आया था और उस 1 साल में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस व्यक्ति ने अपने गांव में रहते हुए और अपनी पत्नी के रहते हुए कभी भी 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया था, आज वही व्यक्ति अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक को विवश हो चुका था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया था और विदेश जाकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा छोटे बेटे अजय के दोनों बच्चों की देखभाल करना तो उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। उनका कमरा ठीक करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लेने जाना, सब लोगों के लिए खाने के बाद रसोई घर में बर्तन धोना अब कैलाशनाथ जी के लिए आम बात हो चुकी थी और कैलाशनाथ जी यह सब कुछ चुपचाप करते जा रहे थे क्योंकि कोई और रास्ता भी तो नहीं था उनके पास। लेकिन ज़रूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने से कैलाशनाथ जी आए दिन बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया तो मजबूर होकर अजय उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया, लेकिन अब अजय और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर ज़्यादा खर्च और समय देना नहीं चाहते थे। कैलाशनाथ जी का कोई आयुष्मान कार्ड भी नहीं था, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब अजय विदेशों के सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 5 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद अजय और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए। दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने से उन्हें एक पंथ दो काज की सुविधा मिलेगी। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए एक नौकर मिल जाएगा और दूसरा सरकार के द्वारा मिलने वाली $500 की सोशल सिक्योरिटी की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब अजय और उसकी पत्नी उतने उस बीमार बूढ़े बाप के लिए और पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे और अब बूढ़े पिता को बिठाकर खिलाना भी बेटे बहू को मंजूर नहीं था। उधर कैलाशनाथ जी अपने विवेक और अनुभवी आंखों से अपने बेटे और बहू के स्वार्थ को समझ गए कि अब मेरा यहाँ रहना अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन चुका हूँ। उन्हें समझते देर न लगी कि अजय का अचानक से भारत लौटकर आना और उन्हें अपने साथ विदेश ले जाना प्रेम और अपनापन तो एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी और अब जब वह बीमार रहने लगे हैं तो यह बीमार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ बन चुका है। बेटे बहू के रवैया से यह स्पष्ट भी हो चुका था। एक दिन उन्होंने अजय से कहा, बेटा, मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे मेरे गांव भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही अजय गुस्से में आ गया और बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बहू चिल्लाकर बोली, आपने क्या समझ रखा है? आपने हमें कोई कुबेर का खजाना नहीं दिया है जिसे जब चाहें जितना चाहें खर्च कर लें। हवाई जहाज का टिकट भी कम से कम $2000 का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कैलाशनाथ जी स्वयं को जमीन में धंसने जैसी स्थिति पा रहे थे और फिर अजय की तरफ देखते हुए बोले, तो बेटा,
मुझे अमर के घर ही भेज दो, कम से कम तुम पर तो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस पर अजय झुंझलाता हुआ बोला, आपको क्या लगता है मैंने उनसे बात नहीं की? 2 दिन पहले ही मैंने बड़े भैया को फ़ोन करके बोला था, लेकिन भैया भाभी दोनों आपको रखने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि मैं आपको लेकर आया हूँ तो इस मुसीबत को मैं ही झेलूं। अजय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कैलाशनाथ जी अपना माथा पीटते हुए अपनी जिंदगी को कोसने लगे। वह समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई वास्ता नहीं है। फिर उस समय को कोसने लगे जब बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने अपना गांव छोड़ा था। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही उनके पास एकमात्र रास्ता था। कैलाशनाथ जी अजय की पत्नी की आंखों में खटकने लगे थे। वह कैलाशनाथ जी को मन ही मन बहुत कुछ बोल जाती थी। एक दिन बड़े ही प्यार से और खुशी मन से बोली, बाबूजी आप घर पर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। चलिए आज आपको बाहर घुमा के ले आती हूँ। घूमेंगे तो आपका मन भी बहल जाएगा। बहू का ऐसा व्यवहार उन्हें कुछ अटपटा जरूर लगा, लेकिन वह भी कब से बाहर निकलने को तरस गए थे, तो बहू के कहने पर उसके साथ चलने को राजी हो गए। अपनी कार में बिठाकर उनकी बहू उन्हें एक पार्क में ले गई। कुछ देर घूमने के बाद कैलाशनाथ जी को भूख लगी तो वह उन्हें कुछ खिलाने के लिए एक बड़े से होटल में लेकर गई। खाने का बिल देने का समय आया तो बहू अपना पर्स टटोलने लगी। चेहरे की भावों से वह बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। अचानक बोली, बाबूजी मैं घर से मोबाइल फ़ोन लाना तो भूल ही गई हूँ। मुझे तो बिल मोबाइल से ही चुकानी थी। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में मोबाइल फ़ोन लेकर आती हूँ। इतना कहकर अजय की पत्नी होटल से बाहर निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे कैलाशनाथ जी अकेले ही होटल का एक एक कोना घूमकर थक चुके थे और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर होटल में रखी बेंच पर बैठकर अपने बहू के वापस आने का इंतज़ार करने लगे। इस प्रकार इंतज़ार करते करते उन्हें शाम हो गई। वह किसी से अपना दुख भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी तो उन्हें आती ही नहीं थी। जेब में केवल $5 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फ़ोन कर लें, लेकिन उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। कभी सपने में भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा। कुछ ही समय में रात हो आई और होटल भी बंद होने का समय आ गया। अब तो कैलाशनाथ जी को भी विश्वास हो गया था कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ दिया गया है। उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा, यह सोच सोच कर कैलाशनाथ जी सिसक सिसक कर रोने लगे। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा भी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं उठाई। कैलाशनाथ जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने से एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस करते हुए कैलाशनाथ जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आया तो पंडित की नज़र कैलाशनाथ जी पर पड़ी। पंडित एक भारतीय युवा था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगे, क्या हुआ अंकल जी, आप रो क्यों रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरी बातें सुनकर कैलाशनाथ जी को थोड़ा तसल्ली हुआ।
वह पंडित को सारी बातें बता दिए। पंडित सबसे पहले उन्हें पेट भर के प्रसाद खिलाया और फिर उनसे उनके बेटे बहू के घर के पते के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन कैलाश नाथ जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फ़ोन नंबर याद था। इस कारण पंडित ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और फिर बाद में पुलिस कार्रवाई के बाद पंडित ने कैलाश नाथ जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। जब कैलाश नाथ जी कुछ सहज हुए तो पंडित ने उनसे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो कैलाश नाथ जी ने उन्हें अपनी बहू की सारी हरकतों के बारे में बताया। इस पर पंडित ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर रोज होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ पर ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है, जब तक वह कुछ करने के लायक रहते हैं और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्चा पड़ने लगता है तो वह उन्हें बोझ समझकर किसी न किसी बहाने से घर से बेघर कर देते हैं। पंडित की बात सुनकर कैलाश नाथ जी की आंखें भर आई। वह अपने आप को कोसने लगे कि मैं विदेश आया ही क्यों। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन ही पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरा से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ निकाला। लेकिन अब कैलाश नाथ जी ने उनके पास वापस नहीं जाना चाहते थे। वह भारत अपने गांव वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पंडित से मोबाइल मांग लेकर कैलाश नाथ जी ने अपने दोस्त शर्मा जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन बंद पड़ा था। बहुत कोशिशों के बाद भी शर्मा जी का फ़ोन नहीं लगा तो कैलाश नाथ जी ने अपने नौकर श्यामू को फ़ोन किया। श्यामू ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो कैलाश नाथ जी का हाल चाल पूछने लगा। आप कैसे हैं बाबूजी, सब कुछ ठीक है ना वहाँ? पर आपकी बहुत याद आती है। अपने नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने उसे अपना हाल बताया और उसे शर्मा जी से मिलकर टिकट के पैसों का इंतजाम करने के लिए गुजारिश की। श्यामू कैलाश नाथ जी की यह हालत जानकर बहुत दुखी हुआ। श्यामू सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आंच तक नहीं आई थी और आज इन नालायक बेटों की वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वह याद करने लगा कि जब मेरी माँ बहुत बीमार थी तो बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने ही मेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाया था और मुझसे पैसे भी वापस नहीं लिए थे। इतने एहसान उन्होंने मुझ पर किए हैं, इस मुसीबत की घड़ी में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आज उनका एहसान चुकाने का समय आ गया है। यह सोचकर श्यामू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 4 दिन के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में कैलाश नाथ जी वापस अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर श्यामू से मिलकर वह बहुत रोए और उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दुर्लभ हो गया था। अगले दिन शर्मा जी को धन्यवाद करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि शर्मा जी तो 2 महीना पहले ही यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उन्हें जानकर बहुत दुख हुआ। मन की उदासी और गहरा गई। लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि श्यामू ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया था। घर पहुंचे तो श्यामू को अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया। लेकिन श्यामू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि वह अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया था और फिर कैलाश नाथ जी के चरणों में बैठकर कहने लगा, बाबूजी यह मदद तो कुछ भी नहीं है। आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त जो मदद की थी उसका क्या?
आपका मुझ पर बहुत एहसान है, तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। श्यामू की बातें सुनकर कैलाश नाथ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। फिर उन्हें ख्याल आने लगा कि श्यामू से तो मेरा खून का रिश्ता भी नहीं था, जिसने मुसीबत में मेरी इतनी मदद की, और दूसरी ओर मेरे बेटे हैं जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोचकर वह अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। उनका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय आ गया जब कैलाशनाथ जी बहुत बीमार रहने लगे और बिस्तर पकड़ लिए। वह उठ बैठ भी नहीं पाते थे और चलने को भी लाचार हो गए थे। लेकिन श्यामू ने निस्वार्थ भाव से उनकी दिन रात सेवा की। बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता था। कैलाशनाथ जी अपने आखिरी के बचे हुए दिनों में उन्होंने एक दिन वकील को बुलाकर अपना आखिरी फैसला लिए। अपने दुकान, मकान और खुद की कमाई हुई संपत्ति की वसीयत कर दी। उन्होंने श्यामू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील के पास रखी है और उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए। उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनके घर के आंगन में उनका मृत शरीर रखा था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों बेटे अमर और अजय भी पहुंच गए। कैलाशनाथ जी के वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही सबकी नज़र उनके चेहरे पर टिक गई। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं कैलाशनाथ अपने इस पुश्तैनी मकान को मैं अपने नौकर श्यामू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल श्यामू का ही हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में जो भी पैसे हैं उसे मैं श्यामू को देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही दोनों बेटों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी बबीता के गहनों को मैं अपने दोनों बेटों बहू में बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता हूँ। मेरे मृत शरीर को अग्नि देने का हक भी केवल श्यामू को ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसे सगे बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ। असल में संतान का सुख तो मुझे उसी से मिला है। इसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा जितना कर दिया उतना अपना खून भी नहीं करता। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पूरे तन मन धन से मेरी दिन रात सेवा करता था। खुद की संतान और श्यामू में मेरी अपनी औलाद, जिनको मैंने न केवल जन्म दिया था बल्कि उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। उन्हें इस काबिल बनाया था कि वह सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितना आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर ही यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझे कोई भी रिश्ता नहीं है। वसीयत पढ़ते पढ़ते वकील साहब की आंखें भर आईं। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की आंखें भी नम हो गईं। इसके बाद उन्होंने आखिरी लाइन पढ़ी, भगवान से मेरी यही प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मैंने देखे हैं ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी न देखना पड़े। वसीयत सुनकर दोनों बेटे शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा था। रिश्ता ना होते हुए भी श्यामू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता भी है जिसका नाम है इंसानियत। दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है, इसलिए हमें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। माँ बाप भगवान का ही रूप होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।